सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके DELED 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के 2020 के आए हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले। 2020 में क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आया था, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप ये तभी जान पाएंगे जब आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये आपका पेपर 50 नंबर का होता है और इसमें 2 घंटे का समय मिलता है आपको। 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं 1-1 नंबर के, और 15 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय और 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय होते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आपके हर एक सब्जेक्ट के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए गए हैं। तो आप सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर सॉल्व कर लीजिए और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि अच्छे से आप लोग के सारे विषय तैयार हो जाए और आप सभी लोग एग्जाम में बढ़िया स्कोर करके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है NCERT का मुख्यालय कहाँ है। तो NCERT का मुख्यालय आप सभी को पता है कहाँ पे है, नई दिल्ली में है या दिल्ली में है। NCERT का पूरा नाम आप सभी को पता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और NCERT की तर्ज पर सभी राज्यों में SCERT बनाई गई है और SCERT की स्थापना अपने उत्तर प्रदेश में 1961 में हुई थी। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो स्थापना कब हुई थी याद रखिएगा। और मुख्यालय NCERT का दिल्ली में और SCERT का कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की विशेषताएं बताइए। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का मतलब आपको मैंने बताया है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की क्या विशेषताएं। तो आप देखिए, विद्यालय में जो भी शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण, इसके अलावा बच्चे जो खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, गायन में, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको 8 के 8 विषयों की मास्टर क्लास मिल जाएगी चैनल पर। हर विषय के मास्टर क्लास को आप देखिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मास्टर क्लास में आप लोगों को पता है कि पूरा का पूरा विषय एक ही वीडियो में पढ़ा दिया गया है। आपको पता है एक विषय को पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया है और 8 के 8 विषयों की मास्टर क्लास आप दे करके जाओगे। सारे के सारे पवन सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे, राजन सीरीज के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाओगे और 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे हर साल के, तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी और आप सभी लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। तो इसलिए आप सभी लोग जरूर देखिए, आपको लिंक मिल जाएगी 8 के 8 विषयों के मास्टर क्लास की भी, पवन सीरीज की भी, राजन सीरीज की भी, सभी विषयों की मिल जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जो विद्यालय होता है, विद्यालय में 3 प्रकार के संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आता है? आपको पता है शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पता है भौतिक संसाधन, जो भी चीजें आपको स्कूल में दिख रही हैं भौतिक संसाधन में, यानी कि स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल में सबसे पहले क्या दिखता है? बिल्डिंग, उसमें रखे हुए जो फर्नीचर होते हैं, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, शौचालय, किचन, इसके अलावा खेल का मैदान, जो भी चीजें आपको विद्यालय में दिख रही हैं, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, स्टाफ रूम, ये सभी क्या है? ये सभी भौतिक संसाधन है। तो विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, ये तीनों क्या है? भौतिक संसाधन है। और यहाँ पर मानवीय प्रबंधन या मानवीय संसाधन के अंतर्गत घटक पूछे गए तो कौन कौन से हैं? शिक्षक, बच्चे और समुदाय। ये 3 घटक होते हैं या 3 ही होते हैं मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत या मानवीय संसाधन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका आप सभी को पता है प्रधानाध्यापक की होती है, या मुख्य भूमिका किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है? यह क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी पूछा गया है, अति लघु उत्तरीय में भी पूछा गया है और लघु उत्तरीय में भी पूछा गया। तो जिला स्तर की सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है? डायट है। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है, डायट जिला स्तर पर होता है और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। शिक्षण प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या अनुशासन प्रक्रिया। किसी भी समस्या का अगर हम समाधान करना चाहते हैं तो हमें निर्णय लेने पड़ते हैं,
यानी कि सोल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं, सोल्यूशन में हमें निर्णय लेना पड़ता है। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी यानी कि बनारस में है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार कई साल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनआईओएस की स्थापना कब हुई? ये भी याद रखिएगा। एनआईओएस की स्थापना कब हुई दोस्तों? एनआईओएस की स्थापना दोस्तों हुई थी 1989 में। तो यहाँ पर देखिए इसको 8 बना लीजिए आप। 1989 में एनआईओएस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सा को हम सही लगाएंगे, यहाँ पर 6 को 8 बना लीजिए, तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, सूचना का अधिकार अधिनियम या सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? दोस्तों यह लाया गया दिसंबर 2004 में। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2004 में, दिसंबर 2004 में यह लाया गया, और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति इसको मिल गई थी। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति इसे मिल गई थी, यानी कि यह अधिनियम बन चुका था 15 जून 2005 को। दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद 15 जून 2005 को इसको राष्ट्रपति की भी संस्तुति मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है? तो मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है आपको पता है? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल गणना पंजिका क्या है? विद्यालयी अभिलेख है, शैक्षिक अभिलेख है, आर्थिक अभिलेख है, या सामाजिक अभिलेख है? तो यह विद्यालयी अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती है? तो प्राकृतिक आपदाएं दोस्तों होती है टोटल 6 प्रकार की, जिसमें बाढ़ है, भूकंप है, चक्रवात, तूफान, इन सभी को मिला करके 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, समय सारणी से बचत होती है? समय सारणी के अनुसार अगर सारा काम होता है विद्यालय में, तो इससे सबसे पहले तो समय और श्रम की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, साहित्यिक गतिविधि है, नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण या उच्चारण प्रतियोगिता? तो साहित्यिक गतिविधि के अंतर्गत कहानी लेखन, निबंध लेखन, ये सब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, टीईटी का पूरा नाम क्या है? तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा, ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए, या संस्थागत नियोजन को परिभाषित करिए, अथवा संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है? दोस्तों 2020 में देखिए पूछा है, 2021 में भी, 2018 में पूछा है, 19 में पूछा है, आप देखिए 20 में भी पूछ लिया है। तो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण, लगातार 3 साल से पूछा जा रहा है कि संस्थागत नियोजन किसे कहते हैं, संस्थागत नियोजन का अर्थ बताइए, संस्थागत नियोजन की को परिभाषित करिए। तो देखिए, किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त संसाधनों या उन संसाधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी। तो संस्थागत नियोजन मतलब होता है योजना बनाना, अपनी संस्था के को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्था में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए। तो विद्यालय में जो भी सुविधा नहीं, विद्यालय में फर्नीचर नहीं है, विद्यालय में टाइल्स नहीं लगा हुआ है, विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, विद्यालय में शौचालय की कमी है, विद्यालय में किचन नहीं बना है, विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है क्योंकि बच्चों की संख्या अधिक है। तो इन सभी कामों के लिए हमें क्या करना पड़ता है? योजना बनानी पड़ती है। योजना के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लोगों की जरूरत पड़ती है। तो सभी शिक्षक मिलकर के प्रधानाध्यापक के साथ स्कूल की जो कार्य योजना है उसको बनाते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, यानी कि उसका क्रियान्वयन भी करते हैं, जिसमें विद्यालय के शिक्षक के साथ साथ जो समुदाय के सदस्य होते हैं, यानी कि विद्यालय प्रबंध समिति, ग्राम शिक्षा समिति, ये सभी लोग भी इनके कामों में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, समुदाय से आप क्या समझते हैं? समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है, जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उसकी आख्या रखना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना। यानी कि समुदाय क्या होती है? समुदाय के द्वारा ही हम क्या करते हैं? सहयोग प्राप्त करते हैं। आपको पता है बच्चे समुदाय से ही आते हैं, या बच्चों के अभिभावक ही क्या होते हैं? समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से जो विद्यालय में समस्याएं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? उनका निवारण कर सकते हैं किसी सहायता से,
समुदाय की सहायता से इसमें अगर मान लीजिए समुदाय में कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर आकर के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर सकते हैं, या फिर समुदाय का कोई व्यक्ति आकर के बच्चों को टूर लेकर के जा सकते हैं, बच्चों को कहीं घुमाने के लिए, कोई ऐतिहासिक स्थल दिखाने के लिए। तो ये सभी क्या है, समुदाय से मिलने वाली हेल्प है। दोस्तों अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्यों में आप देखिए कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो अभिभावक शिक्षक संघ के प्रमुख रूप से देखिए, अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अभिभावक शिक्षक संघ मीटिंग होती है, या ये क्या है, पीटीए यानी कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन, पेरेंट टीचर्स की मीटिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, अभिभावक को बच्चे की शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है कि अभिभावक भी बच्चे की शिक्षा में योगदान दे। केवल शिक्षक के पढ़ाने से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अगर माता पिता उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा अच्छा नहीं निकलेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको पता है कि बच्चा केवल 5 से 6 घंटे शिक्षक के पास रहता है और पूरा टाइम अपने माता पिता के पास रहता है। तो इसलिए अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक कराना बहुत जरूरी होता है। फिर है विद्यालय एवं अभिभावक के बीच की दूरी समाप्त करना। फिर है अनामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। तो जब शिक्षक आएंगे स्कूल में, देखेंगे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके बच्चे अगर कम आते हैं स्कूल तो वो बार बार बोलेंगे अपने बच्चों को कि तुम लोग भी रेगुलर स्कूल जाओ, क्योंकि स्कूल जाने से बहुत सारी चीजें बच्चे रोज सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं। तो मानव संसाधन में शिक्षक, छात्र और समुदाय, यही 3 आते हैं। मानवीय संसाधन के अंतर्गत यही 3 आते हैं, शिक्षक, छात्र और समुदाय। क्वेश्चन नंबर 20 है, समय सारणी की परिभाषा लिखिए। तो समय सारणी एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाली सभी क्रियाकलापों को दर्शाता है, यानी कि विद्यालय में कब कौन सा पीरियड, किस पीरियड में हिंदी पढ़ाई गई, किसमें इंग्लिश, किसमें मैथ, किसमें बच्चों को पुस्तकालय का समय दिया गया, किसमें बच्चों को खेल का समय दिया गया। ये सब समय सारणी के अंतर्गत डिसाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो जे.एफ. ब्रेडले के अनुसार वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय का वह क्षेत्र है जिसका प्रबंधन पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग एवं पूंजी साधनों के सतर्क चयन से है, ताकि व्यय करने वाली इकाई अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। यानी कि दोस्तों जो वित्तीय संसाधन या वित्तीय प्रबंधन होता है उसको बहुत अच्छे से हमें करना होता है, क्योंकि जो भी पैसे विद्यालय में आते हैं सरकार की तरफ से या हमें कहीं समुदाय से अनुदान मिलता है, तो उसका हमें सही रूप से उपयोग करना आना चाहिए। यानी कि किस पैसे का हमें कहाँ पर उपयोग करना है, कहाँ सबसे ज्यादा उपयोग करना सही रहेगा, इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद ही हमें पैसा खर्च करना होता है। तो हम क्या करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं। जो पैसा हमें मिलता है उसको क्या करते हैं, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए, या किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। 2020 में पूछा ही गया है, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए भूकंप है, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल फटना, सूखा, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो याद रखिएगा भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, बादल फटना, ओलावृष्टि, चक्रवात, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। शैक्षिक भ्रमण, बच्चे घूमने जाते हैं या फिर शिक्षक उन्हें ले जाते हैं भ्रमण पर, कोई ऐतिहासिक इमारत दिखाने या ऐसी जगह पर जहां पर बच्चों को नॉलेज मिले, तो इसका क्या महत्व है। देखिए भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर आप देखिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और 16 में भी पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे बच्चे बुनियादी अनुभव प्राप्त करते हैं। अगर भ्रमण ना कराया जाए तो बच्चे बुनियादी अनुभव नहीं प्राप्त करेंगे, चाहे विज्ञान विषय हो, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, इन सभी विषयों में बच्चों को शैक्षिक भ्रमण करवाना बहुत आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, विद्यालय का हृदय किसे कहा गया है। तो विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को कहा गया है, पुस्तकालय को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है। दोस्तों देखिए विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिसमें उनकी समस्त जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास संभव हो सके। इसके अतिरिक्त उनकी मूल प्रवृत्तियों का उपयोग तथा शोधन एवं रुचियों का स्वस्थ प्रकाशन तथा परिष्करण हो सके। विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य उसका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं। दोस्तों लर्निंग कॉर्नर जिसे हम सीखने का कोना कहते हैं, लर्निंग कॉर्नर के अंतर्गत बच्चे शैक्षिक गतिविधियां करते हैं और खुद करके खुद सीखते हैं। तो जहां विद्यालय की ऐसी जगह या विद्यालय का ऐसा कोना जहां पर बच्चे शैक्षिक गतिविधियां सीखते हैं, खुद से सीख कर खुद से करते हैं,
तो इसे हम लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, मीना मंच के कोई दो उद्देश्य लिखिए या मीना मंच के उद्देश्य बताइए। तो मीना मंच का क्या उद्देश्य है? बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना और बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना, बालिकाएं पढ़ने में रुचि लें। इसके अलावा बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति यानी कि उनके खुद के स्वास्थ्य के प्रति भी उन्हें जागरूक करना, स्वच्छता का उन्हें लाभ बताना और स्वास्थ्य के प्रति उन्हें गंभीर बनाना, या फिर ये सकते हैं कि स्वास्थ्य पर वो ध्यान दें। इनके लिए अलग अलग प्रकार के नाटक नुक्कड़ तैयार करना। ठीक है, तो मीना मंच याद रखिएगा। मीना मंच मुख्य रूप से लड़कियों की शिक्षा पर आधारित है, लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने पर और लड़कियों को स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करने पर, स्वच्छता या सफाई के प्रति जागरूक करने पर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है, प्रयोगशाला के महत्व पर टिप्पणी लिखिए या प्रयोगशाला का विज्ञान में क्या महत्व है या विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। दोस्तों, विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्य को जाना जाता है। अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, तीनों में ही प्रयोगशाला है उसका बहुत बहुत महत्व है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्राम शिक्षा समिति क्या है। दोस्तों, शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम सभा का प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति में जो ग्राम प्रधान होता है वो क्या होता है? अध्यक्ष होता है। मैंने बार बार आपको बताया है। और जो प्रधानाध्यापक होता है वो क्या होता है? सचिव होता है। और ये दो लोग और इसके साथ 3 अभिभावक, जिनमें एक महिला का होना अत्यंत आवश्यक है। ये 5 लोग मिलकर के ग्राम शिक्षा समिति का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताइए। तो विद्यालय अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्य अभिलेख, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख, विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख, उपकरण संबंधी अभिलेख और वित्तीय अभिलेख। ये 5 प्रकार के अभिलेख होते हैं। इन पांचों का नाम आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण। आप देखिए 2020 में पूछा गया है। दोस्तों, अब यहाँ से लघुत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों देखिए, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का क्या महत्व है। देखिए, संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में बहुत ही सहायता मिलती है। इसके अलावा निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव है। संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव होता है। समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है व उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। जब हम किसी भी समस्या पर एक योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो वह समस्या आसानी से सुलझ जाती है। और संस्थागत नियोजन भी इसी तरीके से हम विद्यालय में जो भी संसाधन मौजूद है उनकी मदद से जो निर्धारित लक्ष्य हमने ठाना है कि यहाँ तक पहुंचना है उसको प्राप्त कर लेते हैं। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य स्तर पर कार्य करने वाले किन्हीं 2 अभिकरणों पर प्रकाश डालिए। तो शिक्षा के अभिकरण में 2 स्वरूप होते हैं, परिवार, समाज और समुदाय भी एक अभिकरण ही है तथा सभी तरीके के विद्यालय दूसरे अभिकरण हैं। औपचारिक शिक्षा दूसरे अभिकरण तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रथम अभिकरण में आजीवन मिलती रहती है। तो यहाँ पर कहा गया है जो विद्यालय होता है बच्चे का वो दूसरा अभिकरण माना गया है और जो परिवार, समाज और समुदाय होता है ये पहला अभिकरण माना गया है। परिवार, समाज और समुदाय से हमें जीवन भर शिक्षा मिलती रहती है, जीवन भर। इसीलिए ये क्या है? औपचारिक शिक्षा के केंद्र हैं। यह क्या है? अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र है, क्योंकि इनसे हमें जीवन भर शिक्षा मिलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र हैं और जो विद्यालय है ये क्या है? औपचारिक शिक्षा के केंद्र हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह 2 अभिकरण आप याद रखिएगा, परिवार, समाज और समुदाय, इसके अलावा विद्यालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सूचना के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम दिसंबर 2004 में लोकसभा में लाया गया था। इसके अलावा इसकी स्वीकृति 15 जून 2005 को मिली, यानी कि राष्ट्रपति से 15 जून 2005 को इससे क्या मिल गई? इसकी स्वीकृति मिल गई थी। और यह विधेयक 21 जून 2005 को गजट ऑफ इंडिया में कानून के रूप में पारित हो गया। यह कार्य रूप में दिनांक 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, यानी कि कार्य रूप में 12 अक्टूबर
2005 को लागू हुआ। ठीक है। इसके बाद देखिए, इस नियम के द्वारा भारत में सभी नागरिकों को सरकारी अभिलेखों और प्रपत्रों में दर्ज सूचना को देखने तथा उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आगे है क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षकों के विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। तो दोस्तों, एक शिक्षक विद्यालय में ही आता है तो विद्यालय के प्रति उसके जो कर्तव्य होते हैं, जो पहला कर्तव्य होता है मुख्य रूप से वो यही होता है कि पठन पाठन में अपना 100% देना, 100% योगदान देना पठन पाठन में। इसके बाद विद्यालय के जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको भी देखना। विद्यालय में चूंकि अगर प्राइमरी स्कूल की बात करें तो शिक्षकों को सब कुछ देखना होता है, खाली पढ़ाना ही नहीं होता है बल्कि कागजी काम भी करने होते हैं शिक्षकों को। तो इस तरीके से आपको विद्यालय में किस तरीके से सारी चीजें मैनेज हो इसका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों के जो अभिभावक हैं उनसे भी आपको मधुर संबंध बना के रखना है और लगातार बच्चों की शिक्षा की प्रगति के बारे में उनके जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनसे भी जानकारी लेते रहना है। और स्कूल का वातावरण हमेशा इस तरीके से बनाना है कि बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगे और जो एक्स्ट्रा करिकुलम है यानी कि खेल है, नृत्य है, गायन है, इसमें भी बच्चों का मन लगे। तो इस तरीके से जो शिक्षक है इनका बहुत अधिक कर्तव्य होता है, जिसमें मुख्य रूप से मैंने आपको बताएं कि पठन पाठन, एक्स्ट्रा करिकुलम में जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, अभिभावकों से मधुर संबंध होना चाहिए और विद्यालय के जो प्रशासनिक काम है उनमें भी उनका सहयोग होना चाहिए। तो ये प्रमुख कर्तव्य होते हैं इनके। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, अध्यापक डायरी से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, जो अध्यापक डायरी होती है, शिक्षक ने वर्ष भर में क्या पढ़ाया, हर दिन उन्होंने क्या पढ़ाया, बच्चों को क्या गृह कार्य दिया, कौन कौन सी शिक्षण विधियों से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, कौन कौन से शिक्षण के सिद्धांतों का प्रयोग किया। ठीक है, इन सभी बातों का हम इसमें जिक्र करते हैं, किसमें, अध्यापक डायरी में। इसके बाद देखिए, समय तालिका की उपयोगिता का वर्णन करिए। समय तालिका या स्कूल में जो टाइम टेबल होता है, समय सारणी होती है, इसका क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि टाइम टेबल अगर स्कूल में लगा होता है तो उससे बच्चों को पता होता है कि किस पीरियड में कौन सा विषय पढ़ाया जाता है और शिक्षकों को भी ये जान करके खुशी होती है कि हमें किस क्लास में कौन सा विषय पढ़ाने जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, शैक्षिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है, तो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता, पिकनिक, इसके अलावा शैक्षिक भ्रमण यानी कि किसी ऐतिहासिक इमारत को दिखाने के लिए टीचर बच्चों को ले जाएं। इसके अलावा दोस्तों, छात्र परिषद, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि एनुअल फंक्शन हुआ, 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन इस तरीके के फंक्शन हो जाए स्कूल में। राष्ट्रीय पर्व तो होता ही रहता है, तो यह भी शैक्षिक गतिविधि के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा गांधी जयंती, इसमें भी छात्र अपने विचारों को गांधी जी के बारे में व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, यह भी पढ़ाई का ही क्या होती है। दोस्तों, जो विद्यालय प्रबंध समिति होती है इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, ये आपको मैंने बताया है, टोटल 15 सदस्य होते हैं। इसमें 50% महिलाएं होती हैं, यह भी मैंने आप लोगों को बताया है। इसमें क्या होते हैं, 11 जो होते हैं, 11 अभिभावक होते हैं। इसमें 15 में से 11 अभिभावक होते हैं, बाकी 4 नामित सदस्य होते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि इसके अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है। तो दोस्तों, अधिकार और कर्तव्यों की बात करें तो अधिकार में अगर बात करें हम, तो स्कूल में जो भी सुविधा नहीं है बच्चों के लिए वो सुविधा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा सभी लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन कौन से काम कैसे विद्यालय में करनी है जिससे विद्यालय का विकास हो पाए। ठीक है। और कर्तव्य की बात करें या कार्यों की बात करें इनके, तो मुख्य रूप से विद्यालय के लिए 3 साल के लिए योजनाएं बनाते हैं, ये विद्यालय के विकास के लिए। जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए हैं यानी कि जिन्होंने बिना किसी कारण के बताए विद्यालय छोड़ दिया है, उनका नामांकन पुनः विद्यालय में कराना। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं गांव में या ग्राम सभा में, उन सभी का एडमिशन विद्यालय में हो, यह भी क्या इनका कर्तव्य है। इसके अलावा दोस्तों, सभी अध्यापक तथा छात्र विद्यालय में समय पर उपस्थित हो, यह भी सुनिश्चित करते हैं। विद्यालय में निर्माण संबंधी, रख रखाव संबंधी और यूनिफॉर्म वितरण का भी संपादन विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से ही किया जाता है, चाहे स्वेटर का वितरण हो विद्यालय में या इसके अलावा जूते मोजे का, ये सभी चीजें यह प्रबंध समिति ही डिसाइड करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है। विद्यालय में जो खेल का मैदान होता है उसका क्या महत्व है, ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगर बच्चा केवल पढ़ाई पढ़ाई ही करता रहेगा तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा।
जब तक बच्चा खेल के मैदान में नहीं आएगा, वह अलग अलग प्रकार के खेल नहीं खेलेगा, तब तक वह उसका जो संपूर्ण विकास है, या ये कहें कि इसीलिए हर एक विद्यालय में खेल का मैदान होना और खेल के मैदान में बाउंड्री वॉल होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर स्कूल सड़क के किनारे है तो बच्चे कहीं सड़क के किनारे ना चले जाएं या सड़क पर ना चले जाएं, क्योंकि सड़क पर आपको पता है कि गाड़ियां चल रही हैं। तो इस तरीके से जो विद्यालय में खेल का मैदान होता है, इसका बहुत बहुत महत्व होता है, क्योंकि खेल के मैदान में ही बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। खेल के मैदान में बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जिसको बच्चे ग्रुप में खेलते हैं, यानी कि टीम में, जैसे कि खो खो हुआ, क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, ये सब बच्चे टीम में खेलते हैं। तो इससे क्या होता है, टीम भावना का विकास होता है, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना आती है, मित्रवत भावना आती है, और हार को भी आसानी से बच्चे स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से जीवन के बहुत सारे पाठ खेल का मैदान बच्चों को सिखा देता है। तो खेल का मैदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का उद्देश्य व मुख्य कार्य बताइए। दोस्तों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जो डायट है, इसकी स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा डाइट की स्थापना की गई थी। दोस्तों, डाइट में मुख्य रूप से सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। आप लोगों को पता है कि डीएलएड प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण होता है डाइट में। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान में सहयोग तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। इसके अलावा दोस्तों, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना आदि, यह भी डाइट की जिम्मेदारी होती है। आपको पता है डाइट में एक डाइट मेंटर बनाए जाते हैं और वह सभी विद्यालयों में जा करके विद्यालय की व्यवस्था देखते हैं और अपने अनुसार विद्यालय में पढ़ा करके शिक्षकों को बताते भी हैं कि इस तरीके की विधियां अपनाएंगे आप तो बच्चे और सीखेंगे। तो इस तरीके से जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है, इसमें कुल 7 विभाग होते हैं और 7 विभागों के जो आपस में काम होते हैं वो बटे होते हैं। एग्जाम में पूछा है आप लोगों के कि डाइट में कितने विभाग होते हैं, तो 7 विभाग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों का पूरा ये जो पेपर है आप लोगों का 2020 का, ये समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को उसको शेयर करना मत भूलिएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी। 8 के 8 विषयों की मास्टर वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके मिल जाएगी। अगर आपको सारे विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको सभी विषयों की पीडीएफ प्लस नोट्स भी मिलेंगी हर एक विषय की, और आपको पवन सीरीज राजन सीरीज की वीडियो भी मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और एग्जाम में और अच्छा करके आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी यूट्यूब पर भी, और ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, ऐप की भी लिंक आपको मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। हर एक विषय का 5 साल का प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया गया है। हर एक विषय के पूरे पवन सीरीज, पूरे का पूरा राजन सीरीज सॉल्व करा दिया गया है। पूरे के पूरे विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों के क्लासेस कंप्लीट किया है हमने। तो इस तरीके से हमने पढ़ाई कराई है आपकी कि हर एक विषय बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए, और तैयार हो भी गया है आप लोगों का। आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप शेयर करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जाइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान है, उसको भी प्रेस कर दीजिए